हेलो दोस्तों, संतोषी ट्यूटर में आप सभी का स्वागत है। मैं संतोषी आपके साथ आजीविका टॉपिक ए बी यानी ये सेकंड पार्ट है, इसके लेक्चर लेकर मैं आपके सामने आ रही हूँ। आपको पता है ADEO में अभी क्या क्या सिलेबस है। मैंने पहले लेक्चर में ये सिलेबस को डिस्कस कर चुका है। उसमें 5 सब्जेक्ट हैं। 5 सब्जेक्ट में एक आजीविका करके सब्जेक्ट है, उसका मैं फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। इस पार्ट में आपको इसके अंतर्गत हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कृषि का मशीनीकरण, पशुपालन, ग्रामीण जनजीवन पर प्रभाव, इस पर हम अध्ययन करेंगे। ये उतना बड़ा भी टॉपिक नहीं है, सिंपल टॉपिक है। हरित क्रांति के बारे में जानेंगे, श्वेत क्रांति के बारे में जानेंगे। टॉपिक बी के अंतर्गत आप देख सकते हो हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कृषि का मशीनीकरण, पशुपालन, ग्रामीण जनजीवन में प्रभाव। हरित क्रांति के अंतर्गत हम देखेंगे कृषि संबंधी क्षेत्र के अंतर्गत अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम गेट अधिक उपज देने वाली किस्मों को सर्वप्रथम 1968 में हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। भारत के तृतीय थर्ड पंचवर्षीय योजना 1961-66 के अंतिम 2 वर्षों में देशव्यापी सूखे का प्रभाव कृषि के उत्पादन पर पड़ा था। देश में खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए उपदेश को ध्यान रखकर 1966-67 में योजना अवकाश के समय कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कई कृषि रणनीति अपनाई गई थी। आप अगर पंचवर्षीय योजना को अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा योजना अवकाश कब आया था। 1966 से लेकर 1969 के बीच में था। तो उस दौरान कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति आया, और हरित क्रांति में क्या है, ऐसे वैज्ञानिकों ने, खासकर अमेरिका के वैज्ञानिक और भारत के वैज्ञानिकों ने मिलकर कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की कोशिश की, खास करके खाद्यान्न में गेहूं और धान जैसे फसलों के लिए। इसके तहत बड़े पैमाने पर अधिक उपज देने वाले उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग आरंभ हुआ। ये उन्नत किस्म के बीज हाई यील्ड वैरायटी HYV से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। सघन कृषि कार्यक्रम अपनाया गया। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण, लघु सिंचाई, भूमि संरक्षण जैसे उपाय भी किए गए। मीन्स यहाँ पे हाई यील्ड वैरायटी एक बीज का एक तकनीक है, यानी कि क्या किया जाता है, बीज के साथ ना क्रॉस किया जाता है। उसको 2-3 बार, 3-4 बार प्रैक्टिस किया जाता है उस पर, और उनके क्रॉस से जो छोटे बौने ड्राफ्ट, टॉल, लंबे, इस तरीके के पौधे जो होते हैं, वही पौधे यहाँ पर क्या होते हैं, एक प्रकार से क्या बोलते हैं, अनुसंधान और प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में इनके नए वैरायटी के पौधे बनते हैं। और इसी से ही क्या बोलते हैं, यहाँ गेहूं और धान पर प्रैक्टिस किया गया, और उससे गेहूं की उपज को बढ़ाने के लिए तकनीकों का उपयोग किया गया है। इन उपायों के परिणाम स्वरूप भारत के पश्चिम उत्तर भाग में गेहूं के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई। अन्य फसलों उत्पादन का भी मार्ग प्रशस्त हुआ। भारतीय कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति नाम दिया गया। इस नीति के परिणाम स्वरूप भारतीय कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग और भारतीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन का विशेष योगदान है। 2 साइंटिस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अमेरिकी साइंटिस्ट डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग और भारतीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन को तो हरित क्रांति के जनक माना जाता है। भारत में हरित क्रांति के परिणाम समूह गेहूं, मक्का, चावल जैसे खाद्यान्नों के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई, और भारत खाद्यान्न के मामलों में आत्मनिर्भर हो गया। अनाजों के आयात बंद होने से महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा की भी बचत होने लगी। यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि पहले हम लोग का
आज़ादी से पहले भी भूखमरी से लोग मरते थे। कृषि हम लोग का अच्छा समृद्ध नहीं था, मानसून पर डिपेंड थे। हमारे पास अच्छे मशीन नहीं थे, अच्छे बीज नहीं थी, फसल का तकनीकी का उपयोग नहीं किया जाता था। तो ऐसे में हरित क्रांति बहुत ज़्यादा भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रहा था। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की वृद्धि के साथ साथ कृषि आधारित उद्योगों में भी बढ़ावा मिला, किंतु इस क्रांति का लाभ देश के कुछ क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान का गंगानगर जिला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में प्राप्त हो सका। अन्य राज्य इससे अप्रभावित रहे। क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ा। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं के उत्पादन पर पड़ा। शेष फसलों का हरित क्रांति का लाभ इसके अनुपात से प्राप्त नहीं हो सका। रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों अत्यधिक प्रयोग से पर्यावरण प्रदूषण को भी बढ़ावा मिला। 90 के दशक में आते आते कृषि क्षेत्र में अस्थिरता आ गई। इसमें ये बता रहा है कि जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, रोजगार में वृद्धि इसकी वजह से मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़ा क्रांति था और उद्योगों को भी बढ़ावा मिला, क्योंकि सिर्फ हल पर डिपेंड नहीं थे, गाय बैल पर डिपेंड नहीं थे, इसमें कई तकनीकों का भी यूज़ कर रहे थे। तो औद्योगिक चीज़ें, मशीनीकरण को भी बहुत ज़्यादा लाभ मिला। क्रांति से लाभ ये भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जैसे कि राज्य, देश के राज्य पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान का गंगानगर जिला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, जो समृद्ध राज्य थे जिनके पास बीज खरीदने की, कीटनाशक, उर्वरक या फिर मशीन खरीदने की ताकत थी, वैसे राज्यों ने इसका भरपूर उपयोग लिया और लाभ भी पाया। और दूसरे जो राज्य थे जैसे वन जीवन पर आधारित राज्य, गरीबी रेखा वाले राज्य, वो अप्रभावित थे। इसकी वजह से असंतुलन को बढ़ावा मिला। हरित क्रांति में गेहूं के उत्पादन में तो बढ़ावा हो रहा है। अदर जो फसल थे, मक्का, ज्वार, बाजरा या दूसरे तिलहन फसल, दलहन फसल, इनमें कोई भी फर्क इफेक्ट नहीं मिला। और यह पर्यावरण प्रदूषण में उर्वरक और कीटनाशकों ने बहुत बड़ा भूमिका निभाया। द्वितीय हरित क्रांति क्षेत्र, ये क्या है? हरित क्रांति के बाद एक प्रकार से इसको सेकंड पार्ट बोल सकते हैं इसका। कृषि क्षेत्र में आई स्थिरता को दूर करने, क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने, पर्यावरणीय हितों को ध्यान देते हुए कृषि क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य में 2006 में विज्ञान कांग्रेस नेता एपीजे अब्दुल कलाम द्वितीय हरित क्रांति का आह्वान किया। इसके तहत उन्नत बीजों का चयन क्षेत्रीय भूमि की दशा के आधार पर किया गया। मोटे अनाजों के उत्पादन का भी ध्यान दिया गया। द्वितीय हरित क्रांति के तहत जैव प्रौद्योगिकी की, आनुवांशिक इंजीनियरिंग के प्रयोगों द्वारा अधिक उत्पादकता, गुणवत्ता पूर्ण बीजों का विकास पर जोर दिया गया। इसके साथ ही वाटरशेड मैनेजमेंट द्वारा बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के उपाय किए गए। प्रथम हरित क्रांति जहां उत्पादकता में वृद्धि पर आधारित थी, द्वितीय हरित क्रांति कृषिगत आय वृद्धि पर आधारित थी। देखो, हमारा जो हरित क्रांति शुरुआत में आया था वो 1968 के टाइम में आया था। 1968 के टाइम में आया, उस टाइम में टेक्नोलॉजी उतना डेवलप नहीं था और साइंटिस्ट ने एक बार प्रैक्टिस किया, प्रयोग बस किया और उसका रिजल्ट भी देखा। पर 1990 के दशक तक उसके प्रयोगों का अंजाम भी देखा कि कितना ज़्यादा यह पर्यावरण को नुकसान कर रहा है, लोगों को नुकसान कर रहा है, जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को नुकसान कर रहा था। लेकिन द्वितीय हरित क्रांति 2006 में एक नया क्रांति लाया गया। इस नए क्रांति में ये बताया गया कि हम नए तरीके से कृषि क्षेत्र में और भी विकास कर सकते हैं, जिसको समग्र विकास कहा जाता है। और इसमें उद्देश्य यह है कि ग्रामीण जनजीवन के कृषि पर निर्भर किसानों को आय की वृद्धि कैसे होना चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? जैव प्रौद्योगिकी, आनुवांशिकी इंजीनियरिंग पर यह आधारित है। इससे पहले वाला अगर हम लोग देखेंगे हरित क्रांति में,
तो सिर्फ और सिर्फ क्रॉस किया गया था ड्राफ्ट और टॉल, लंबे पौधे और छोटे पौधे, बौने पौधे, इन पर प्रैक्टिस किया गया था। और उत्पादकता, गेहूं की उत्पादकता, प्रोडक्शन ऑफ क्या बोलते हैं, यानी गेहूं हो गया, खाद्यान्न हो गया, उनके प्रोडक्शन को बढ़ाने पर जोर दिया गया था। लेकिन 2006 में जो द्वितीय हरित क्रांति आया उसमें आय की वृद्धि पर जोर दिया जा रहा है और साथ ही साथ बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए लगातार कृषि के उपज में उत्पादकता में बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, तो जैव प्रौद्योगिकी यानी कि क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। छोटे छोटे टेक्निक्स रहते हैं बायो से रिलेटेड, ये एक सब्जेक्ट होता है, इसके अंतर्गत बहुत डीपली नहीं जा सकते। अनुवांशिकी इंजीनियरिंग, अनुवांशिकी इंजीनियरिंग में क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत आप जो पौधे होते हैं, पौधों के अंदर में जो भी उनके गुण होते हैं, आरएनए डीएनए के गुण रहते हैं पौधे के, उन पर उनके अंदर से जो भी बीमारियां हैं, पौधों की बीमारियां, उसको हटाकर उसकी उपज को बढ़ाने के लिए कोशिश किया जाता है। यानी कि ये भी एक अनुवांशिक इंजीनियरिंग भी एक सब्जेक्ट के अंतर्गत है। और इसी के आधार पर वाटरशेड मैनेजमेंट, वाटरशेड मैनेजमेंट में पानी की बचत को बढ़ावा दिया गया है। हरित क्रांति को 1960 के दशक में आरंभिक चरण में कृषि में तकनीकी शुरुआत को बढ़ावा दिया गया था। विश्व भर में हरित क्रांति के नाम से यह प्रसिद्ध हुआ था। तकनीकी का प्रयोग पहले गेहूं की खेती में, फिर दूसरे दशक में धान की खेती में किया गया और इसमें खाद्यान्न उत्पादन में बहुत ज़्यादा क्रांति आई। उत्पादकता की जो प्रतिशत हम देखेंगे तो कितना उत्पादक हो रहा है, 250% से भी अधिक ये बढ़ गया था। और हरित क्रांति में पीछे सबसे बड़ा हाथ मैंने पहले ही बता दिया था, वैज्ञानिक थे नॉर्मन बोरलॉग, और उन्होंने बहुत सारे कार्य के अनुसंधान किए। गेहूं के बीजों के द्वारा उत्पादकता में बढ़ावा दिए, 200% तक वो बढ़ावा हुआ और इसका ज़्यादा से ज़्यादा सफलतापूर्वक परीक्षण वाले देश मैक्सिको, ताइवान के किसानों के द्वारा, यानी ये बोल सकते हैं कि खाद्यान्न अभाव वाले देश कौन से थे, मैक्सिको, ताइवान थे। तो वहाँ पर इस पर परीक्षण किया गया, भारत में भी किया गया, तो भारत में भी इसको अपनाया गया था। ठीक है, हरित क्रांति के घटक देखते हैं। हरित क्रांति के घटक क्या क्या हैं? उन्नत किस्म के बीज, लोकप्रिय रूप से इन्हें बीजों की बौनी किस्म कहा जाता है। मैंने अभी ये चीज़ बताया है, बौनी किस्म क्या होता है। बार बार उत्परिवर्तन की मदद से बोरलॉग ने बीजों को उन किस्मों को विकसित किया जिसे पौधों के अन्य भागों पे अपेक्षा अधिक पोषण तत्व प्राप्त हो। पौधे छोटे होते थे लेकिन उसमें जो दोनों का आकार बड़ा होता था। बीज प्रकाशन संश्लेषण रहित थे। अपनी उपज के लिए वो सूर्य के किरण पर निर्भर नहीं थे। यहाँ प्रैक्टिस के थ्रू ये बताया है बोरलॉग ने कि बीज का जो किस्म था उन्नत किस्म के आ गए। उन्नत किस्म के आने के कारण इसमें अधिक पोषक तत्व है, अधिक से अधिक ये बड़े आकार के फल दे रहे हैं, छोटे आकार के पौधे होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के रहित है, यानी कि आप सूरज के किरण के बगैर भी उस पौधों को उगा सकते हैं। तो ऐसे परिवर्तित पौधों को इसने जन्म दिया जो पूरे विश्व में क्रांति लाने का कार्य कर रहा है। और रासायनिक उर्वरक हरित क्रांति के दूसरा घटक हम कह सकते हैं, क्योंकि हाई यील्ड वैरायटी के जो बीज होते हैं उसको उत्पादन के लिए हमको उर्वरक भी उसी तरीके की ज़रूरत होती है। हाई यील्ड वैरायटी के बीज उत्पादन में तभी बढ़ा सकते हैं जब उन्हें उचित मात्रा में पोषक तत्व मिले। इन बीजों के लिए परंपरागत तरीके से वनस्पतिक खाद पर्याप्त नहीं होते, पोषक तत्व की मात्रा कम होती है इसमें। NPK आपको पता होगा क्या होता है। परंपरागत उर्वरकों की तरह अधिक उर्वरक की आवश्यकता होती है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। इसकी मात्रा अधिक होना आवश्यक है।
एनपीके का एक रेशो के हिसाब से पौधों में इसको डाला जाता है। और वही लेकिन ये क्या है, जितना ज़्यादा उन्नत और विकसित किस्म के हाई यील्ड वैरायटी बीज हैं, सीड्स हैं, उतनी ज़्यादा इसकी जो रेशो होता है एनपीके का रेशो, एन रेशो पी रेशो के रेशो, उतनी ज़्यादा अधिक मात्रा में लगती है। ठीक है। तीसरा घटक हम देखेंगे तो सिंचाई, इरिगेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सिंचाई उर्वरकों को घोलने, फसलों के नियंत्रित विकास के लिए समयानुसार सिंचाई की आवश्यकता होता है। सिंचाई के दौरान इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि फसल क्षेत्र बाढ़ रहित रहे, कृत्रिम जलापूर्ति की व्यवस्था का विकास भी हो। यानी कि अगर आप फसल उगा रहे हैं तो उचित मात्रा में उनको पानी की आवश्यकता होती है। पानी के लिए आप बारिश के पानी पर निर्भर नहीं हो सकते। सिंचाई के लिए नाला की ज़रूरत पड़ती है, तालाब की ज़रूरत पड़ती है, या फिर नहर या एक प्रकार से मोटर, ये सब यूज़ किया जाता है। इसके थ्रू पानी की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन इस पर यह ध्यान देने की बात है कि बाढ़ रहित हो। क्यों? क्योंकि जो फसल होते हैं हाई यील्ड वैरायटी के बीज वाले, उनको अगर वो बाढ़ वाले रहेंगे तो क्या हो जाएगा, फसल के जो पौधे हैं वो बहने लग जाएंगे। एक प्रकार से उसमें स्टेबल होना, पानी एक प्रकार से उस जगह में जमा रहे, ऐसा ज़रूरी है, बहता हुआ ना हो। ठीक है। और जलापूर्ति की व्यवस्था भी विकसित होनी चाहिए। नहर इस तरीके से होना, यानी कि मोटर हो या नहर हो, इस तरीके की चीज़ें, इक्विपमेंट्स यूज़ होना चाहिए। रासायनिक कीटनाशक और जीवाणुनाशी। नए बीज वर्तमान देशज किस्मों की अपेक्षा स्थानीय कीड़ों और बीमारियों से कम सुरक्षित थे, इसलिए कीटनाशक और जीवाणुनाशी का उपयोग सुनिश्चित उपज के लिए आवश्यक था। नए बीज में आप देखोगे कि ये नॉर्मल स्थानीय कीड़े हैं या फिर बीमारियां हैं, उन पर इनका कोई, यानी कि ये पहली बार इस चीज़ को महसूस कर रहे थे, तो इसलिए कम सुरक्षित थे। तो इसके लिए कीटनाशक और जीवाणुनाशी का उपयोग करना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि ये नए वैरायटी के सीड्स हैं, तो इनको उस इन्वायरमेंट के कीट और बीमारियों से कम सुरक्षा मिल रहा था। रासायनिक खरपतवार नाशक, अपणिनाशक, केमिकल हर्बिसाइड्स, वीडीसाइड्स। आपको पता होगा हर्बिसाइड्स क्या होता है, खरपतवार, और वीडीसाइड्स क्या होता है। वीडीसाइड्स यानी कि कीटनाशक को ही एक प्रकार से बोलते हैं। इसका उपयोग इसलिए आवश्यक है, महंगे उर्वरकों को खरपतवार अप्रतित खपत ना कर सके, ये सब देखना रहता है। ठीक है। खरपतवार भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे फसलों, खरपतवार को हटाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप गेहूँ उगा रहे हैं लेकिन वहाँ पर ही घास उगा हुआ है, या फिर ऐसे पौधे हैं जो आपके लिए ज़रूरत नहीं है और उन्हें आप पोषक तत्व दे रहे हैं, तो क्या होगा, जो हमारा खाद्यान्न फसल है उसको कम पोषक तत्व मिलेगा, और जिसकी ज़रूरत नहीं है वैसे पौधे ज़्यादा उग जाएंगे। तो इसे भी हटाना है, तो खरपतवार नाशक का भी उपयोग किया गया। ठीक, वीडीसाइड्स का भी उपयोग किया गया। साग भंडारण, विपणन और वितरण। किसान हरित क्रांति के महंगे आगत का उपयोग कर सकें, सस्ते ऋण की आवश्यकता थी। जिन क्षेत्रों में इस नए किस्म की कृषि को लाया गया था, भारत में हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहाँ पे पूर्व भंडारण की भी व्यवस्था की गई। देशों में हरित क्रांति को अपनाया गया। खाद्यान्न की कमी थी और वहाँ यह आवश्यकता भी थी। नए उपज का वितरण पूरे देश में किया जाए। वितरण समुचित परिवहन व्यवस्था की जरूरत थी। आधारभूत संरचना को विकसित करने के लिए विश्व बैंक से कम ब्याज पर ऋण की उपलब्ध करवाया गया। भारत सबसे बड़ा लाभार्थी था। यहाँ क्या हो रहा है, देश के विकास के लिए, क्योंकि कृषि के लिए भारत
पूरी तरीके से डिपेंड था बाहर के देशों में, तो इसके लिए भंडारण, साख, वितरण आवश्यकता था। एक प्रकार से बोल सकते हैं सस्ते लोन, भंडारण, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशंस, मार्केटिंग, ये भी इम्पोर्टेंट था इसके अंतर्गत। अगर ये सब नहीं होगा तो कृषि से जो आपका उत्पादन हो रहा है वो सभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा, सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। अब हम देखेंगे हरित क्रांति के प्रभाव क्या हुए। हरित क्रांति विश्व के देशों को सकारात्मक और नकारात्मक सामाजिक, आर्थिक, पारिस्थितिकी प्रभाव दिखे। विशेषकर भारत पर पड़े प्रभाव की हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे 4 प्रकार के प्रभाव बोल रहे हैं, सामाजिक, आर्थिक, पारिस्थितिकी, ठीक है, और भी है अलग अलग तरीके से। तो हम पहले देखते हैं सामाजिक आर्थिक प्रभाव। खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि हुई। 1960 के दशक में गेहूं का उत्पादन और 1917 के दशक में चावल के उत्पादन। कई देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गए। खाद्यान्न की आत्मनिर्भरता, खाद्य सुरक्षा स्पष्ट अंतर है, तो कुछ खाद्यान्न निर्यातक देश भी बन गए। देखो इसका फ़ायदा भी हुआ, भारत को भी हुआ, नुकसान भी बहुत हुआ। तो फ़ायदे में अगर हम देखेंगे तो सामाजिक तरीके से देखेंगे और आर्थिक तरीके से देखेंगे तो खाद्यान्न के मामले में भारत अब आत्मनिर्भर हो गया। अब उसके पास इतने खाद्यान्न हैं, खाने की चीज़ें हैं और भंडारण भी है कि वो अब दूसरे देशों को निर्यात करने लगा। तृतीय देश बोलते हैं, दक्षिण अफ्रीका, वैसे देशों में उन्होंने निर्यात करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे में भारत को और ज़्यादा आर्थिक जीडीपी ग्रोथ मिलने लगा, यानी भारत का एक प्रकार से विकास हो रहा है, निर्यातक देश बन गया, ठीक है। हरित क्रांति के कारण किसानों की आय में विसंगतियां आई। इसके फलस्वरूप भारत के अंतर व्यक्तित्व और अंतर क्षेत्रीय असमानता बढ़ी। इसके कुछ अन्य नकारात्मक प्रभाव भी थे। जल जमाव के कारण मलेरिया में पीड़ित लोगों की संख्या में वृद्धि, असंतुलन फसल प्रतिरूप, तिलहन, दलहन, मक्का, जौ इत्यादि गेहूं का अधिक उत्पादन हुआ। गेहूं का और धान का अधिक उत्पादन हुआ, लेकिन अदर जो फसल थे, दलहन हो गया, तिलहन हो गया, मक्का, जौ, इनका उत्पादन में कमी आने लगा। तो एक प्रकार से असंतुलित फसल का प्रतिरूप लिया। मैंने ये भी बताया था अभी कि जैसे आप इरिगेशन कर रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, तो इसके लिए कैसा सिंचाई होना चाहिए, बाढ़ रहित होना चाहिए, यानी कि आप पानी फ्लोटिंग में नहीं रहना चाहिए, एक जमाव में रहना चाहिए। आपका जो खेत का आकार है एक गड्ढे जैसा हो जिसमें पानी जमा हुआ रहे। लेकिन इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, वहाँ पे काम करने वाले किसानों पर, वहाँ के आसपास के लोगों पर। क्यों? क्योंकि वहाँ से मलेरिया होने के चांसेस सारे, मच्छर पनप रहे हैं, बीमारियाँ हो रही हैं। और उसी के साथ साथ असंतुलित फसल प्रतिरूप आया, यानी कि सिर्फ गेहूं और धान में ही बढ़ोतरी दिखी, दूसरे फसल में बढ़ोतरी नहीं दिखी। दूसरा प्रभाव देखते हैं हरित क्रांति के अंतर्गत, पारिस्थितिकीय प्रभाव, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या हुआ। यह हरित क्रांति का सबसे विध्वंसकारी प्रभाव है। इससे जुड़े हुए मामलों में मीडिया, विद्वानों, विशेषज्ञों, पर्यावरणवादियों ने उठाया। सरकार और ना जनता, इस पर कोई असर नहीं हुआ, सरकार और जनता पर कोई असर नहीं हुआ। किसानों में शिक्षा की कमी थी, इससे किसानों की शिक्षा में कमी थी, इसलिए हरित क्रांति के दुष्प्रभावों को समझ नहीं पाए। लेकिन धीरे धीरे सरकारी एजेंसियों ने पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी मुद्दों का अध्ययन किया, सर्वेक्षण किया और इन मुद्दों से आने वाले जो भी हास्य हुए, जो भी विध्वंसकारी परिणाम निकले, वो सबको उजागर किया। देखो इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट ने इतनी बड़ी चीज़ें ला के दी, हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स, लेकिन उन्हें भी नहीं पता था, साइंटिस्ट को भी नहीं पता था कि इसका इतना बड़ा दुष्परिणाम होगा। और इसका दुष्परिणाम का क्या किया गया, सर्वेक्षण, एनालाइज किया गया, अध्ययन, स्टडी किया गया और सामने लाया गया। ये हमारे कुछ सर्वेक्षण हैं।
सर्वेक्षण के आधार पर हम देखेंगे, पहला गंभीर पारिस्थितिकीय संकट, क्रिटिकल इकोलॉजिकल क्राइसिस है। कैसे आया? नाजुक पारिस्थितिकीय संकट से घिरे हुए थे हमारे प्रदेश, जिसके परिणाम क्या हुए? निम्नीकृत मृदा उर्वरकता, पुनरावृत्तिजनक रेपिटेटिव फसल पद्धति के कारण हरित क्रांति के प्रदेशों में भूमि का उत्पादन क्षमता में ह्रास हुआ। फसल प्रतिरूप की कमी के कारण मृदा उर्वरकता घटती जा रही थी। यहाँ पे क्या हो रहा है? इकोलॉजिकल क्राइसिस अगर हम देखेंगे, गंभीर परिस्थिति की संकट, तो मृदा की जो उर्वरता है वो ह्रास हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि इसमें जो पद्धति है हरित क्रांति में, वो भूमि की उत्पादक क्षमता को ह्रास कर रही है, ठीक है, बिगाड़ रही है एक प्रकार से, और फसल का प्रतिरूप की कमी के कारण मृदा उर्वरकता भी घटती जा रही है। हरित क्रांति के प्रदेशों में जल स्तर तीव्र गति से घटता जा रहा है, क्योंकि परंपरागत बीजों की तुलना में हाई यील्ड वैरायटी के बीज सिंचाई के लिए कई गुना अधिक जल का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, 1 किलो चावल उत्पादन के लिए आपको 5 टन जल की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ हम दो घटक देख रहे हैं इकोलॉजिकल क्राइसिस आने के। पहला तो ये है कि मृदा उर्वरकता फर्टिलाइज़र में कमी आ रही, क्षमता उसका कम हो रहा है मृदा का। और दूसरा ये है पानी की अत्यधिक आवश्यकता, जिससे सिंचाई के लिए पानी की अधिक आवश्यकता के कारण क्या बोलते हैं, हम लोग नॉर्मल पहले के जैसे कुओं से लाते थे पानी, या फिर बारिश का पानी यूज़ किया जाता था, तो वैसा सिस्टम नहीं है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ रही है। तीसरा पार्ट देखते हैं, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, खरपतनाशकों के अत्यधिक प्रयोग के कारण पर्यावरण में तेज गति से प्रदूषण होने लगा। भारत में इसका मुख्य कारण वनोन्मूलन और कृषि का पारिस्थितिकीय रूप से कमज़ोर क्षेत्रों में विस्तार है। इसके अतिरिक्त पशुओं का भी वन क्षेत्रों पर अत्यधिक दबाव है, मुख्य रूप से बकरियों और भेड़ों का। क्या हो रहा है? मिट्टी का हम देख चुके, पानी जल का अत्यधिक प्रयोग भी देख चुके, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवार, इसके भी अधिक प्रयोग के कारण क्या हो रहा है? प्रदूषण हो रहा है पर्यावरण में, तेज़ी से, बहुत तेज़ी गति से प्रदूषण हो रहा है। कृषि पारिस्थितिकी तंत्र है वो कमज़ोर हो रहे हैं, इकोलॉजिकल सिस्टम पूरी तरीके से कमज़ोर हो रही हैं। और साथ ही साथ वनोन्मूलन और कृषि का वनोन्मूलन यानी कि क्या बोलते हैं, जंगल का कटाव, ये अधिक बढ़ रहा है। पशुओं का भी वन क्षेत्र पर अत्यधिक दबाव रहता है। जितने भी जो चारागाह पशु होते हैं, मवेशी होते हैं, वे ज़्यादातर इस पर डिपेंड होते हैं, वनों पर डिपेंड होते हैं, जंगलों पर डिपेंड होते हैं। तो इन पर भी दबाव पड़ रहा है। जैसे कि बकरियां हो गई, भेड़ हो गई, जहाँ जहाँ वे चारा लेने जाते थे, तो उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवार जैसे जहरीले चीज़ें वे खा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? उन पर भी प्रभाव हो रहा है। मनुष्य पर तो प्रभाव हो रहा है, हम रासायनिक चीज़ों को ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इसके साथ साथ बकरियां, भेड़, मवेशियां, इन पर भी इसके प्रभाव दिख रहे हैं। खाद्य श्रृंखला में विष का स्तर, हम देखेंगे इकोलॉजिकल इम्पैक्ट खाद्य श्रृंखला विष का स्तर पर क्या हो रहा है। खाद्य श्रृंखला आपको पता होगा क्या है? फूड चेन है। फूड चेन के अंतर्गत क्या होता है? घास पर एक प्रकार से एक टिड्डा डिपेंड है, टिड्डे के ऊपर एक क्या बोलते हैं, बाज डिपेंड है या सांप डिपेंड है, उस पर आप बोल सकते हैं बाज पर एक शेर डिपेंड है। तो ये क्या है? एक चेन बनाते हैं, इसी को क्या बोला जाता है? खाद्य श्रृंखला या फिर फूड चेन। भारत की खाद्य श्रृंखला में विष का स्तर अधिक हो गया। क्यों हो गया? हम रासायनिक चीज़ों को ग्रहण कर रहे हैं। हमारे साथ साथ सबसे पहले तो ये पौधों पर डाला जा रहा है रासायनिक चीज़, तो उसे हम ग्रहण कर रहे हैं, हमारे साथ साथ जानवर भी ग्रहण कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है? खाद्य श्रृंखला का जो स्तर है वह गिर रहा है। खाद्य सामग्री में मानव उपभोग के लायक नहीं रहा, और रासायनिक कीटनाशक, घास पातनाशक, वीडिसाइड्स अनियंत्रित उपयोग अधिक हो रहे थे,
उपयोग और औद्योगिक उत्पादकता के कारण भूमि, जल, वायु प्रदूषण हो रहे थे। पूरी खाद्य श्रृंखला में अधिक विषाक्तता फैल रहे थे। एक प्रकार से ये टॉक्सिसिटी का कार्य कर रहा था। भूमि हो गया, 3 प्रकार के प्रदूषण को ये अंजाम दे रहा है, भूमि, जल और वायु प्रदूषण। अगर हम इसका निष्कर्ष देखें तो क्या है, पारिस्थितिकी रूप से अस्थायी कृषि प्रकार को लेकर आंखें खोलने की बात है। इसमें कई सवाल उठते हैं। कृषि वैज्ञानिक सचमुच हरी है या फिर यह सदाबहार क्रांति, दूसरी हरित क्रांति कहलाने के लायक है। निष्कर्ष ये कह सकते हैं कि मानव अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है, अपना ही नुकसान कर रहा है। भारत में श्वेत क्रांति। भारत में पशुपालन भारतीय कृषि की एक प्रमुख सहायक क्रिया के रूप में दूध के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न करके उत्पादकता को बढ़ाने के लिए यह कार्यक्रम श्वेत क्रांति कहलाया। 1964-65 में सघन पशु विकास कार्यक्रम चलाया गया, जिसे ICDP कहा गया। इसके अंतर्गत श्वेत क्रांति को सम्मिलित करके पशुपालकों को सहायक राशि उपलब्ध कराई गई। बाद में श्वेत क्रांति की गति को तीव्र करने के उद्देश्य में ऑपरेशन फ्लड नामक योजना आरंभ की गई। इसमें ये बोल रहा है कि भारत में पशुपालन भारतीय कृषि, हमारा जो देश है वो ज़्यादातर आज़ादी के बाद, आज़ादी से पहले कृषि प्रधान था, लेकिन अभी कृषि प्रधान से हटकर सेवा और औद्योगिक क्षेत्रों में आगे बढ़ा है। लेकिन 1960 के दशक में अगर हम देखेंगे तो सरकार भी इन्हीं पर जोर देती थी, क्योंकि लोगों के पास पशुधन था, ज़मीन था, तो वह उस पर कार्य कर सकती थी, इसलिए वे कृषि पर ही जोर देती थी। तो ऐसे इसके अंतर्गत श्वेत क्रांति लाने की कोशिश की गई। श्वेत क्रांति के अंतर्गत क्या होता है, हर घर में आपके पास पशुधन है, गाय है, भैंस है, बकरी है, लेकिन आप उसको बाज़ार तक, मार्केट तक नहीं ला पा रहे हैं, तो सरकार आपकी मदद करेगी। कैसे करेगी? आपको उसका सहायक राशि उपलब्ध कराएगी। आपको अपने घर से दूध लाना होगा, यानी कि मवेशी से रिलेटेड चीज़ों को दूध लाकर गवर्नमेंट के पास जमा करना होगा, यानी सहकारिता के पास। वे क्या करेगी, उसको उस पैकेजिंग करेगी और उससे रिलेटेड कार्य करके शहरों तक भेजेगी, और फिर उससे कुछ इनकम होगा, वही आय का स्रोत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बन पाएगा और हर किसी की आय में वृद्धि होगी। ऑपरेशन फ्लड के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन हैं। ऑपरेशन फ्लड और श्वेत क्रांति एक दूसरे के पर्याय हैं। इस योजना में 3 चरणों में लागू किया गया। प्रथम चरण 1971 to 1975, दूसरा चरण हम देखेंगे 1978, 1985, थर्ड चरण में देखेंगे 1987, 1996। तीनों चरण में क्या है, प्रथम चरण में कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हुआ। दूसरे चरण में अगर देखेंगे तो चरण के अंतर्गत यूरोपीय आर्थिक समुदाय सहयोग से संकर गाय और अच्छी नस्ल की भैंस तैयार करके योजना बनाई गई, और योजना का लाभ देश के 12 राज्यों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक को मिला। तीसरा चरण में हम देखेंगे तो 1987 to 1996, इस चरण में दूध उत्पादन में तीव्रता से वृद्धि के साथ साथ विपणन सुविधाओं में वृद्धि के उद्देश्य से सम्मिलित किया गया। कृषक और दूध उत्पादकों की इस योजना का समान लाभ प्राप्त हो सका। मीन्स यहाँ पे क्या बोल रहा है, दूध उत्पादन में बहुत ज़्यादा तीव्रता से वृद्धि हुई, विपणन सुविधाएं दी गई, लोन वोन से रिलेटेड, और सम्मिलित उपदेशों को सम्मिलित किया गया। कृषकों के साथ साथ जो दूध के उपभोक्ता थे, शहरी हो गए, ग्रामीण हो गए उपभोक्ता थे, उन दोनों को इस योजना में समान लाभ दिया गया। निष्कर्षण हम देखें तो ऑपरेशन फ्लड की सफलता का यह परिणाम निकला कि दूध की जो भारत में प्रति व्यक्ति दैनिक औसत प्राप्ति थी 1950 में 124 ग्राम ही थी।
लेकिन वह 2011-12 तक बढ़कर 291 ग्राम के अनुमानित की गई। ऑपरेशन फ्लड की सफलता के कारण आज दूध उत्पादन क्षेत्र में भारत विश्व में प्रथम स्थान है। और भारत में सबसे पहला प्रथम क्षेत्र कहाँ है जहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है दूध का? करनाल, हरियाणा में। वहाँ पे भैंसों की संख्या भी बहुत अधिक है, मवेशियों की संख्या भी बहुत अधिक है। तो भारत इसलिए विश्व में दूध के लिए प्रथम स्थान रखता है। दूसरा टॉपिक देखते हैं, पशुपालन। पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री भारत में इम्पोर्टेंट, कृषि से संबंधित क्यों है? भारत में विश्व में यह प्रथम स्थान है पशुपालन में। हमारे पास जितने गौवंशी, भैंसवंशी ये सब है, मवेशियाँ होती, बकरियाँ होती, ये सब पूरे विश्व में सबसे अधिक है। पशुपालन डेयरी मत्स्य पालन विभाग कृषि और सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसका मंत्रालय है कृषि और सहकारिता मंत्रालय। भारत के पास विश्व की भैंस में 57% और गाय में लगभग 16% है। यानी विश्व में जितना भी भैंस है उसमें सबसे ज़्यादा भारत में 57% है और गाय की लगभग 16%। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जीव भंडार क्षेत्र के औसतन 4.8% की वृद्धि हासिल की गई। 11वीं पंचवर्षीय योजना में पशुपालन पर जोर दिया गया, जिससे जीव भंडारण के क्षेत्र में 4.8% में वृद्धि की गई थी। और भारत के कृषि क्षेत्र में अगर हम देखें, फसल और पशु दोनों पर कार्य किया जाता है। पशुपालन के अर्थशास्त्र देश में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। कृषि के क्षेत्र में फसल और पालतू पशु, जानवर, पक्षी, मछली मिश्रित वाली कृषि प्रणाली को प्रभुत्व करता है। पशुपालन में गाय, ऊंट, भैंस, बकरी, सूअर, भेड़ आदि शामिल है। राष्ट्रीय आय, सामाजिक आर्थिक विकास में सीधे योगदान देने के यह भूमिका निभाती है। क्या है कि हमारे पास सिर्फ गाय और भैंस ही नहीं है, ऊँट का भी पालन किया जाता है, जैसे राजस्थान हो गया, वहाँ बकरियों का भी होता है। सूअर भेड़ ये ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट के तरफ जो मांसाहार होते हैं, ऐसे जगह में इन मवेशियों का उपभोग। पशुपालन करने से भूमिका हमको क्या मिलती है कि परिवार की आय बढ़ती है, ग्रामीण इलाकों में लाभप्रद रोजगार मिलते हैं। दूसरा देखेंगे तो विशेष रूप से यह भूमिहीन श्रमिकों, छोटे वंचित किसानों, महिलाओं आदि के लिए सहायक होता है, महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण देता है। तीसरा देखेंगे सस्ता पौष्टिक खाना उपलब्ध कराता है। चौथा देखेंगे तो सूखा, भूखमरी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे अच्छे बीमा के रूप में काम करता है। पांचवा हम देखेंगे स्वभाव से यह शामिल करने वाली प्रवृत्ति को अपनाता है। छठवां चिरस्थायी कृषि के सिद्धांत पर बल देता है। मीन्स अगर आपके पास खेत है कृषि योग, लेकिन वहाँ पे खेती करने में थोड़ा प्रॉब्लम जा रहा है, सूखाग्रस्त है, कुछ प्रॉब्लम है, या फिर आपके पास ऋण लेने की सुविधा नहीं है, पैसे नहीं, तो ऐसे कंडीशन में आप पशुपालन कर रहे हैं तो आपके लिए एक और आय का स्रोत बनता है, तो परिवार की ये आय बढ़ाने का कार्य करता है। भूमिहीन श्रमिक हो गए, छोटे हो गए, वंचित किसान हो गए, मजदूर हो गए, या फिर महिला हो गई, तो ऐसे लोगों के पास आय का साधन नहीं होता, तो वो इस पर डिपेंड हो सकते पशुपालन पर। पौष्टिक खाना भी प्रदान करता है। चिरस्थायी कृषि के सिद्धांत पर बल देता है। महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे इससे रिलेटेड पशुपालन से। पशुधन क्षेत्र में कुल मिलाकर 11वीं योजना के दौरान 4.8% वृद्धि दर हासिल की थी। कृषि क्षेत्र में 3.5%, खाद्य उत्पादन में 1% ऊंची रही थी। भारत में पशुधन की आबादी करीब 53 करोड़ है और पूरे कृषि, मत्स्य, वन क्षेत्र में 26% के बराबर है। गोश्त उत्पादन में वृद्धि हम देखेंगे तो 5.7% है। कुल उत्पादन 48 लाख टन है। अब भी इस क्षेत्र में मांग आपूर्ति से भारी अंतर है, इसलिए विस्तार की गुंजाइशें भी हैं।
दूध क्षेत्र में क्या का तथ्य देखें तो हम पाएंगे कि साल 2014 और 15 में अंत तक भारत में 146.3 करोड़ टन दूध उत्पादन और 322 ग्राम प्रति व्यक्ति उपलब्धता पीसीए के साथ विश्व के पीसीए 294 ग्राम विश्व में पहले स्थान पर है। दूध क्षेत्र पे भारत का बहुत अग्रणी योगदान है। 322 ग्राम है, अत्यधिक है, और जितना विश्व में होना चाहिए वो है 294। और कितना टन यह उत्पादन करता है? 146.3 करोड़ टन दूध उत्पादन भारत का 2014 और 15 में किया था। दूध की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं की हैं। सघन दूध विकास योजना है। दूसरा, साफ और गुणवत्ता वाले दूध के उत्पादन के लिए आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराना है, सहकारी समितियों का सहयोग लेना है। तीसरा है दूध उद्यमशीलता के विकास को योजना, दूध उद्यमशीलता विकास योजना। चौथा, गोधन और भैंस प्रजनन के लिए राष्ट्रीय परियोजना। ये सब इम्पॉर्टेंट योजनाएं हैं जो दूध से रिलेटेड है, दूध उत्पादन से। मार्च 2012 में एक नई योजना, राष्ट्रीय दूध योजना का पहला चरण शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य यह है दूध देने वाले जानवरों की उत्पादकता बढ़ाना है, गांव के स्तर पर दूध खरीद के ढांचों को मजबूत और विस्तार करना है, दूध क्षेत्र में उत्पादकों के बाजार तक पहुंच बढ़ाना है। मीन्स क्या बोल रहा है, दूध उत्पादन के लिए क्या क्या ज़रूरी है उस पर कार्य किया गया है। 3 कार्य किया गया है। पहला, जानवरों की उत्पादकता। दूसरा, गांव के स्तर में दूध खरीद के ढांचों को मजबूत करना। तीसरा, दूध क्षेत्र के उत्पादक में बाजार तक पहुंच बढ़ाना, मार्केटिंग करना। दूध उत्पादन को बढ़ाने और जारी आनुवांशिक विकास कार्यक्रम को स्थायित्व देने के लिए पशुधन को चारे और खाने की पर्याप्त उपलब्धता होनी चाहिए। भारत में हरे चारे की कमी करीब 34% है। केंद्र सरकार ने 2010 में केंद्र की सहायता वाली एक संशोधन फील्ड और फॉडर योजना शुरू की दी थी। राज्यों की चारा उत्पादन में वृद्धि की जा सके। अलावा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एक अंग के रूप में चारा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 2011-12 त्वरित चारा विकास कार्यक्रम भी शुरू किया गया था। यहाँ ये बोल रहा है कि दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए आनुवांशिक विकास कार्यक्रम बनाया गया। फॉडर, फीड एंड फॉडर में क्या होता है? चारा की उपलब्धता और क्या बोलते हैं, चारा प्रदान करना, जिससे जितना ज़्यादा उनको फीडिंग करेंगे मवेशियों को, उतना ज़्यादा उसकी उत्पादकता में और क्वालिटी में निखार आएगा। 2010 में केंद्रीय सहायता से संशोधित किया गया था इसे। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत चारा उत्पादकता को बढ़ावा दिया गया था। सूअर पालन योजना पशुपालन के अंतर्गत है। सूअर पालन योजना, वैसे हमारा भारत जो है शाकाहारियों का देश कहलाता है, तो यहाँ सूअर का जो मांस है वो उपभोग करने पर थोड़ा कम जोर दिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं, जैसे दक्षिण के स्टेट हो गए, वो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट हो गए, वहाँ इस तरीके से मीट कंजप्शंस अत्यधिक होते हैं। तो सूअर पालन योजना के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इस योजना के लक्ष्य अच्छी गुणवत्ता वाले सूअर उत्पादक ग्रामीण अर्ध शहरी इलाकों में सूअर के गोश्त के व्यवस्थित वितरण में किसानों, भूमिहीन श्रमिकों, सहकारी समितियों, जनजातियों, विशेषकर उत्तर पूर्व के राज्यों में मदद करता है। इसका मुख्य उद्देश्य है वैज्ञानिक तरीके से अपनाकर आधारभूत संरचना निर्माण कर व्यावसायिक सूअर पालन को बढ़ावा देना। दूसरा उद्देश्य देखेंगे तो उन्नत जनन द्रव्य जर्म प्लाज्मा का उत्पादन और आपूर्ति करना। तीसरा, वैज्ञानिक तकनीक को लोकप्रिय बनाने के लिए सभी पक्षों को संगठित करना। चौथा, मीट उद्योग के लिए आपूर्ति श्रृंखला को तैयार करना। पांचवा, बेहतर गुणवत्ता के लिए मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना।
आपको इसमें ये बताना चाहूँगी मैं, उद्देश्य से यह पता चलता है कि जो मास कंजप्शन वाले स्टेट्स हैं हमारे भारत में, वहाँ पे अच्छी उत्पादकता, अच्छे क्वालिटी के मास मीट प्रोडक्शंस को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कार्य कर रहे हैं। सूअर पालन योजना के अंतर्गत वैज्ञानिक तरीके अपनाकर उसके आधारभूत संरचना का निर्माण कर रहे हैं। अंत में हम देखेंगे पशु स्वास्थ्य। पशु स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्वस्थ पशु नहीं रहेंगे तो उससे जो उत्पादन होगा वो चीज़ को हम कंजप्ट करेंगे तो हम भी बीमार हो सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें पशु स्वास्थ्य की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है। व्यापक संकरण कार्यक्रम, एक्सटेंसिव क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम में पशुधन की गुणवत्ता में सुधार के लिए अनेक प्रकार की बीमारियों, विदेशक रोगों सहित प्रतिप्रवणता भी बढ़ी है। रुग्णता मत्स्यता को घटाने के लिए राज्य संघ शासित सरकारों द्वारा बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए पॉलीक्लिनिक, पशु अस्पताल, डिस्पेंसरी, फर्स्ट एड सेंटर, साथ ही मोबाइल वेटनरी डिस्पेंसरी चलाने का प्रयास किया गया है। बीमारी को रोकथाम के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की प्रभुता में 27 वेटनरी वैक्सीन प्रोडक्शन यूनिट कार्यरत है। 28 सार्वजनिक क्षेत्र के 7 निजी क्षेत्र के अधीन पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में चलाया जा रहा है। राज्यों, संघ शासित प्रदेशों की मदद किया जा रहा है। सरकार द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं पशुओं के स्वास्थ्य के लिए। पशु जनन के लिए केंद्र बनाया जाता है जहाँ पर ब्रीडिंग किया जा सके। गाय लोगों का प्रजनन में कोई परेशानी ना हो। कई गाय ऐसे मर जाती है जब बछड़े को जन्म देती है, तो वो सब ना हो, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है। और पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण पर जोर देने के लिए मोबाइल डिस्पेंसरी चलाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत जितने भी जानवर हैं उनका इलाज कर सकें। संघ शासित प्रदेशों की मदद से इस क्षेत्र पर विकास किया जा रहा है। राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में कृत्रिम गर्भाधान के लिए परीक्षित वीर्य प्रेगनेंसी टेस्ट सेनम का विकास किया गया। नवाचारी माध्यम से चारा की उपलब्धता को विस्तार किया गया। पशु स्वास्थ्य केंद्रों के सुविधाओं का स्तर उन्नयन, साथ ही रोग नियंत्रण प्रणाली को अत्यधिक प्रभावशाली बनाया गया। शुष्क भूमि, पहाड़ी परिस्थितियों की प्रणालियों में पशुधन का योगदान ग्रामीण जनसंख्या के कुल पारिवारिक आय का 50 से 75% है। इस वृहद और अत्यधिक विविधता वाले पशुधन को इन क्षेत्रों में पर्याप्त सहयोग समर्थन का अभाव है। जैसे अगर आप देखोगे उत्तरांचल और या फिर उत्तराखंड, ऐसे क्षेत्रों में पशु पर निर्भरता अत्यधिक होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में ग्रामीण गरीबों को अपने पशुधन संसाधनों के संरक्षण, प्रबंधन और क्षमता बढ़ाने, इन संसाधनों को सुनिश्चित आय प्राप्त करने योग्य बनाने के लिए यह मदद करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस चीज़ से आय में वृद्धि करने के लिए यह आवश्यक है। विकेंद्रीकरण के विकल्प में ये छोटे किसानों की आजीविका को दृष्टि में रखता है। थैंक यू। आपको अच्छा लगा होगा मेरा यह लेक्चर। आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब संतोषी ट्यूटर और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।